बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आज केमिस्ट्री का पेपर था और नेक्स्ट इंशाल्लाह उनका केमिस्ट्री का पीबीए है। और जिस तरह बायोलॉजी की थोड़ी सी वीडियो एक दो बना के मैंने कुछ तैयारी आपको करवाई थी, तो मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री और फिज़िक्स की इंशाल्लाह और बेहतर इंशाल्लाह हम इसी चैनल पे तैयारी करेंगे। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की, केमिस्ट्री के पीबीए की इंशाल्लाह आपको तैयारी के लिए वीडियोज़ बनाऊंगा। और मेरा वैसे इरादा ये है कि लाइव एक स्ट्रीम कर लें, कल का दिन है हमारे पास। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस तरह वीडियो से ही ठीक है या लाइव स्ट्रीम करके आपको आपके क्वेश्चंस भी लेके और उस तरह तैयारी हम कर लें। अच्छा जी, पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है कि हमने एक मिक्सचर है एथेनॉल और वाटर का, उनको सेपरेट करना है यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक डिस्टिलेशन apparatus की एक एनिमेशन है। इसमें देखें कि होता ही है कि ग्राउंड वाटर फ्लास्क में हमारे पास मिक्सचर है वाटर और एथेनॉल का। हमने अलग अलग करना है इन दोनों को, और वो करेंगे इस apparatus के ज़रिए। इस पूरे apparatus को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus या डिस्टिलेशन प्लांट भी बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं ना, वो लेबल करने आपको आने चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कंडेंसर कहाँ पे है, ये ग्राउंड वाटर फ्लास्क कौन सी है, और थर्मामीटर कहाँ पे है। ये लेबलिंग अभी थोड़ी देर में पूरी बताता हूँ। प्रिंसिपल इसका ये है कि जब आप दो सब्सटेंसेस को जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करके हम हीट करते हैं जब मिक्सचर को, दोनों सब्सटेंसेस को, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन कुछ 78.4 के करीब होता है, तो इस टेम्परेचर पर जाकर अल्कोहल अलग हो जाएगा, बाकी पीछे जो है वो वाटर रह जाएगा। तो अब जब दोनों को हीट करेंगे, यहाँ से हीट करके देखते भी हैं, तो आप देखेंगे कि पहले जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो राइज अप करेंगे ऊपर, वो जाएंगे इस कंडेंसर की जैकेट में, और यहाँ से वो कंडेंस होके वापस दूसरे जो बीकर में या दूसरे कंटेनर में अलग होते जाएंगे। बाकी पीछे जो राउंड वाटर फ्लास्क है उसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रह जाएंगे। यानी पहले उनकी स्टेट जो है वो लिक्विड है, उसके बाद हीट होने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे इस कंडेंसर में से गुजरते हैं कंडेंस होके वापस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरे बीकर में हमें लिक्विड की फॉर्म में वो मॉलिक्यूल्स एथेनॉल के जो है वो मिल जाते हैं। अभी जैसे मैंने कहा, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स की हमने कुछ वर्कशीट्स बनाई हुई हैं, तो ये एक वर्कशीट है, इसको साथ साथ देखते हैं ताकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको पता चले। तो ये वही एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, और इसमें सबसे पहले तो आपने लेबलिंग देखनी है। तो मॉडल पेपर में भी आई हुई है लेबलिंग, वहाँ भी देख लें। यहाँ पर मैंने दो पार्ट्स लेबल किए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये जो ए है पार्ट, ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, तो दिस इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अच्छा जी, ये कंडेंसर है, बी जो है ये कंडेंसर है। अच्छा, ये नीचे अगर हो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, अगर बाहर एरो लगा हुआ है तो राउंड बॉटम फ्लास्क है, अगर अंदर एरो लगा हुआ है तो वो मिक्सचर है जो भी आपको बताया गया एथेनॉल और अल्कोहल और वाटर का। एथेनॉल या मेथनॉल और अल्कोहल ही होते हैं। और अगर यहाँ कहीं एरो लगा हुआ तो याद रखना ये उनके वेपर्स होंगे, ये वेपर्स होंगे, और यहाँ पे उनका लिक्विड का मिक्सचर होगा। और यहाँ से जो ड्रॉप्स आ रहे हैं नीचे, अगर ये लेबल करने को कहा गया तो ये आपके अल्कोहल के ड्रॉप्स आएंगे, वाटर वहीं पे रह जाएगा, अल्कोहल यहाँ से निकल के और कंडेंस होकर वापस आ जाएगा इधर। ये लेबलिंग का पहला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लेबलिंग ज़्यादा ही करके बता दिया आपको। अच्छा, उसके बाद स्टेट द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ ए एंड बी पार्ट्स। अब ए जो था वो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था, और बी जो है वो कंडेंसर है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, ये सेपरेट करता है वो जो दो फ्रैक्शंस थी उनको, डिस्टिलेट्स को। इट सेपरेट्स या डिस्टिल्स, सेपरेट्स का वर्ड ठीक है, इट सेपरेट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या द फ्रैक्शंस कह लें, द फ्रैक्शंस ऑफ मिक्सचर। ए ये करता है, और बी क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, it cools the vapors of alcohol back, या it cools भी नहीं कहना चाहिए, it converts the vapors of alcohol back to liquid। पहले वेपर्स थे तो उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट कलेक्टेड टू डिस्टिंक्ट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन ए इज 15 cm³ कलेक्टेड बिटवीन 77 to 79 डिग्री सेल्सियस, यानी ये अल्कोहल मिला था स्टूडेंट को। और फ्रैक्शन बी 30 cm³ कलेक्टेड बिटवीन 99 to 100 डिग्री सेल्सियस, ये ज़रा है पानी मिला था, वाटर मिला था। आइडेंटिफाई द मेन कंपोनेंट इन फ्रैक्शन ए एंड फ्रैक्शन बी, मैंने दोनों आपको पहले ही
बता दिए हैं कि ए में अल्कोहल और बी में वाटर है। वाई वॉज द वॉल्यूम ऑफ द कलेक्टेड डिस्टिलेट लेस देन द ओरिजिनल 50 cm3? तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि सम पोर्शन या सम पार्ट ऑफ distillate remains stick to the walls of condenser या apparatus, इस वजह से, ठीक है, या वो पूरी तरह डिस्टिलेट हुए नहीं, वो वॉल्स के साथ रह गए, या वो सराउंडिंग में इवेपोरेशन की वजह से सराउंडिंग में निकल गए। तो पूरा का पूरा वॉल्यूम सारा का सारा कन्वर्ट नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ रह जाता है। अच्छा, फिर इसी तरह का एक और सैम्पल है यहाँ पर पेपर, इसको भी इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है तो इसलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। The boiling points of methanol and water are 65 and 100 degrees respectively. Describe the correct procedure to collect pure methanol from the mixture. तो correct procedure क्या है कि आप you take in this round bottom flask of the apparatus you take the mixture of water and alcohol. पहले उन दोनों का मिक्सचर लेंगे, फिर उसके बाद हीट करेंगे और टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, और जब टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा the volume that is collected in the container here, ये जो फ्लास्क है इसके अंदर जो निकल रहा है वॉल्यूम, वो निकल रहा है किसका? मिथेनॉल का। इस केस में मिथेनॉल दिया हुआ है, तो वो मिथेनॉल जो है वो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक यहाँ जो वॉल्यूम आता जा रहा है वो हम कलेक्ट करते जाएंगे, उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि सारा का सारा कन्वर्ट हो, सारा का सारा जो मिथेनॉल है वो यहाँ से सेपरेट होकर अलग हो चुका होगा। और जब टेम्परेचर फिर राइज होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो उसके बाद वाटर वेपर्स ही नीचे जो है वो रह जाएंगे। तो ये पूरा मेथड जो है वो प्रोसीजर इसका पूरा आपने लिखना होगा इसमें। स्टेट 2 प्रिकॉशंस नेसेसरी ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? कि आप यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, और जहाँ पे ये परफॉर्म करें वहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो बेहतर हो, यानी यहाँ पर अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पे काम करें ताकि इसके फ्यूम्स की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन ऑफ मेथनॉल? बिकॉज when the temperature reaches 65 degrees Celsius, it is the boiling point of methanol. So during its state change, temperature remains constant. यानी जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो remains constant, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो उस वक्त जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जब भी स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज फॉर दिस सेपरेशन? अच्छा, ये याद रख लें, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कब कौन सा यूज़ करते हैं? जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ना वो करीब करीब होते हैं ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट ज़रा दूर होते हैं, डिफरेंस ज़रा ज़्यादा होता है, 25-30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो उस वक्त हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो दो लिक्विड्स भी हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए कि टेम्परेचर्स बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो दे आर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेथनॉल and alcohol and water are close to each other, so this method is used. ओके जी, ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, और आपके कोई और क्वेश्चंस हों या समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में भी साथ साथ पूछ सकते हैं। अगले प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा है सेपरेट गिवन मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी।
तो हमारे पास मिक्सचर होगा ब्लू और ब्लैक इंक का, लेट से उनको हमने अलग अलग करना है। तो वो अलग अलग कैसे करेंगे, प्रोसीजर पूरा देख लीजिएगा क्योंकि प्रोसीजर का भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले अपरेटस जो इसमें रिक्वायर्ड है वो नोट डाउन कर लें। क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, एक पेंसिल एंड रूलर, कैपिलरी ट्यूब, बीकर, और फिर एक सॉल्वेंट होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और फिर 2 इंक्स का मिक्सचर होगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हमारे कोर्स में 2 ही हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर हमें मिलेगा उसकी हमने एक स्ट्रिप काट लेनी है, ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एक उसकी हमने कट कर लेनी है इस तरह करके। और फिर आपने उस स्ट्रिप के ऊपर बॉटम से तकरीबन कुछ 2-1 सेंटीमीटर ऊपर आपने पेंसिल से ना एक लाइन मार्क करनी होती है। ये आपने प्रोसीजर में बताना है कि बॉटम से थोड़ा सा ऊपर मैंने एक लाइन पेंसिल से मार्क की। रीज़न अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास ज़ाहिर वो इंक्स का मिक्सचर होगा, किसी चाइना डिश के अंदर इंक्स का मिक्सचर होगा, दोनों इंक्स का एक मिक्सचर होगा। आपने वो इंक्स का मिक्सचर कैपिलरी ट्यूब लेकर उसमें वो कलेक्ट करना है। इंक्स का मिक्सचर कलेक्ट करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे भी आप, कलेक्ट द मिक्सचर, कलेक्ट अ ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ इंक यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब। और फिर ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ से उठाकर ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर लानी है। ये कैपिलरी ट्यूब में जो इंक्स का मिक्सचर है वो यहाँ से यहाँ पर लाकर, और यहाँ आपने एक ड्रॉप उसका यहाँ पर इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली लगा देना। अभी आपको दिखाता हूँ ज़रा। अब ये देखें कुछ इस किस्म की अरेंजमेंट है कि हमारे पास वो नीचे लाइन लगी हुई है। इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ से, अच्छा इसको मैं रीसेट करता हूँ, इस लाइन के ऊपर मैंने यहाँ से कैपिलरी ट्यूब से इंक्स का वो मिक्सचर लिया और यहाँ इस लाइन के ऊपर ऐसे लाकर एक स्पॉट लगा दी यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब वो जो स्पॉट है, इस स्पॉट के अंदर दोनों इंक्स का मिक्सचर है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, जो मैंने सॉल्वेंट बनाया था वो सॉल्वेंट मैंने एक कंटेनर के अंदर ले लिया, एक गैस जार के अंदर, कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्वेंट ले लिया, और इस पेपर को ले जाकर आपने उस कंटेनर के अंदर ऐसे हैंग कर दिया। ये पेंसिल के थ्रू, इस क्लिप के थ्रू ऐसे हैंग हुआ है। लेकिन ख्याल ये रखना है, ये जो लाइन है और लाइन के ऊपर ये जो इंक है, ये इस आ, इस आ, जो आइसोप्रोपाइल का नीचे मैंने सॉल्वेंट था उसके साथ ये टच ना हो रही हो। अब देखें, लाइन अगर पेंसिल के बजाय पेन से लगा देंगे तो क्या होगा, वो जो पेन की इंक है वो इंक इस सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगी। ठीक, और अगर ये जो डॉट है ये नीचे हुआ और ये पेपर ला के आपने डिप किया इसके अंदर, तो वो भी डॉट बेसिकली इंक्स का डॉट है, तो वो इंक भी नीचे ही सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं ये जो बॉटम है इस क्रोमेटोग्राफी पेपर का, ये बॉटम डिप हो सॉल्वेंट के अंदर। अब क्या होगा, वो जो सॉल्वेंट है वो राइज करेगा, वो पेपर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर राइज करेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, देखें वो सॉल्वेंट राइज करेगा। जैसे ही सॉल्वेंट राइज करेगा, अब सॉल्वेंट अपने साथ वो इंक को लेकर ऊपर जा रहा है। लेकिन देखिए, इंक जो थी बेसिकली 2 इंक्स थी, तो एक इंक थोड़ा सा डिस्टेंस एक इंक ने ट्रैवल किया है, दूसरी इंक ने ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो जिस इंक की एफिनिटी उस पेपर के साथ ज़्यादा होगी, जिस इंक की एफिनिटी पेपर के साथ ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा फासला तय नहीं कर सकेगी। जिसकी ज़्यादा उल्फत होगी, यूँ समझ लें उस पेपर के साथ, वो उस पेपर के करीब ही रह जाएगी, यानी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकेगी। जिसकी एफिनिटी कम होगी वो ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके, ज़्यादा हाइट ट्रैवल करके ऊपर चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये साथ एक स्केल लगा हुआ है, इस स्केल से हमने ये देखना है कि वो जो सॉल्वेंट था वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, और इंक का एक जो पॉइंट है वो लेट से 9 सेंटीमीटर, और दूसरा जो पॉइंट है लेट से वो 2 सेंटीमीटर, और तीसरा 1 सेंटीमीटर, यानी 2 हो तो अगर एक 2 सेंटीमीटर दूसरा 9 सेंटीमीटर, इनके डिस्टेंस ये मार्क कर लेने हैं कि दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर हमने इनकी आर एफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। और आर एफ वैल्यू क्या होती है कि इंक का जो एक स्पॉट है, जो एक इंक ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको सॉल्वेंट के डिस्टेंस ट्रैवल से डिवाइड कर देना, और इसी तरह दूसरा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको भी सॉल्वेंट के डिस्टेंस ट्रैवल से डिवाइड कर देना, दोनों की आर एफ वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रोसीजर है, एनिमेशन मैंने आपको दिखा दिया। अब कुछ अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 यानी ए पार्ट है इसका। फातिमा ड्रॉज अ बेस लाइन द क्रोमेटोग्राफी पेपर, व्हाई इज इट क्रूशल दैट शी डज नॉट यूज अ पेन। सो पेन इसलिए यूज नहीं करेंगे कि पेन कंटेन्स इंक, और वो जो इंक है ना वो बेसिकली मिक्सचर होता है कुछ पिगमेंट्स का, ठीक है, और सॉल्वेंट्स का। तो अगर तो लाइन लगी हुई है पेन की और सॉल्वेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो जो पेन के अंदर इंक के पिगमेंट्स हैं वो भी साथ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो वो आपके रिजल्ट को ज़्यादा इंटरफेयर कर देंगे। ठीक है, सो पेन कंटेन्स इंक विच
is a mixture of pigments and can also travel up the paper with solvent। आप वो जो मिक्सचर ऑफ इंक्स है उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, जो पेन जिससे लाइन लगाई है उसको नहीं ऊपर ले जाना चाह रहे, ठीक है। Where should she draw the line and why? तो लाइन मैंने भी पहले बताया था आपको, बेस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी से थोड़ा सा ऊपर, लाइन should be drawn 2 cm above the bottom of paper so that, अब ये बीकर है, ये नीचे सॉल्वेंट है, अब आपने जो लाइन ड्रॉ की वो नीचे कर दी और लाइन के ऊपर आपने इंक जो है वो इधर, यहाँ इंक का डॉट वो पहले ही नीचे हल हो गया पानी के अंदर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो वो लाइन इधर ऊपर होगी, इंक का डॉट यहाँ होगा, तो सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करेगा, फिर उसके साथ इंक ऊपर जाएगी। सो लाइन शुड बी ड्रॉन 2 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द पेपर सो दैट इंक डज नॉट, इंक्स बल्कि होना चाहिए, इंक्स डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है जी। आगे है फातिमा, अप्लाइज 2 स्पॉट्स, वन मिक्सचर Y एंड द अदर मिक्सचर Z ऑन द बेस लाइन, वट प्रिकॉशन शुड शी टेक टू इंश्योर गुड सेपरेशन ऑफ द कलर्स। अच्छा जी, यानी अब हमने ऐसा किया कि वो जो हमने स्ट्रिप बनाई हुई है, क्रोमेटोग्राफी के पेपर की स्ट्रिप बनाई हुई है जिसके ऊपर हमने लाइन लगाई हुई है हॉरिजॉन्टल, और वो लाइन हमने पेंसिल से लगाई हुई है, उसके ऊपर हमने एक के बजाय 2 स्पॉट्स ले लिए, एक स्पॉट यहाँ पर और दूसरा स्पॉट यहाँ पर। अब ये प्रिकॉशन क्या रखनी है, व्हाट प्रिकॉशन शुड शी टेक टू इंश्योर गुड सेपरेशन ऑफ कलर्स। सो यूज थिन स्पॉट्स ऑफ मिक्सचर्स, यानी ये स्पॉट्स जो है पतले पतले से होने चाहिए, बड़े हुए स्पॉट्स अगर तो क्या होगा, वो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे उधर ही, ठीक है। एक तो ये प्रिकॉशन, दूसरा आप यूज़ करें डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब्स, ताकि एक का सैंपल एक कैपिलरी ट्यूब में लें, दूसरे का सैंपल दूसरी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लें, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर, इन दोनों मिक्सर्स के अंदर डिफरेंट इंक्स हैं, वो दोनों अपना जो मिक्सर्स है वो अपना अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उनके RF वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे। शी केयरफुली लोअर्स द पेपर इनटू द बीकर कंटेनिंग सॉल्वेंट, what must she check before placing the paper inside and why is this step important। ये ऊपर देखें जो मैंने पॉइंट यहाँ पर ऊपर एक क्वेश्चन लिखा था कि यहाँ क्वेश्चन है कि जो लाइन है वो कहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए, तो मैंने अभी बताया था आपको कि लाइन जो है वो बॉटम से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, तो उसको यही चेक करना है कि लाइन जो है वो डिप ना हो सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। शी मस्ट चेक दैट द लाइन ड्रॉन is above the solvent, और रीज़न क्या है, so that inks do not dissolve in the solvent, वो डिज़ोल्व अंदर ही ना हो जाए, ठीक है जी। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडल पेपर के अंदर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपने वो भी ज़रूर करना है, वो वीडियो भी मैंने बना दी है पहले ही, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेशन की भी मैंने एक क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया। आफ्टर द सॉल्वेंट हैज़ राइजन ही रिमूव्स द पेपर, मार्क्स द सॉल्वेंट फ्रंट एंड अलाउज द क्रोमेटोग्राम टू ड्राई एंड द फिगर शोज अबव द क्रोमेटोग्राम आफ्टर completion of the experiment. In the chromatogram, 2 colors spots A and B
आर विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स। तो आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट कलर्स हैं, ए और बी डिफरेंट हाइट्स के ऊपर है। आपने हाइट डायग्राम के अंदर देखी तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये है 6, लेकिन आपने मेजर कहाँ से करनी होती है, बेस लाइन से करनी होती है, ठीक है। तो बेस लाइन जहाँ पर भी मार्क्ड होगी ना, बेस लाइन से ऊपर आप बताएंगे, बेस लाइन 0 पे नहीं है, ठीक है। अगर बेस लाइन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये 4 के अगेंस्ट बेस लाइन यहाँ ड्रॉ हुई है, तो 4 से 6 तक ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। इस तरह 4 से लेकर इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ तक, ये डिस्टेंस देखेंगे, ये 0 से नहीं नापेंगे आप, ठीक है। बेस लाइन से ऊपर डिस्टेंस नापना होता है आपने। एक्सप्लेन वाई द टू स्पॉट्स ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द पेपर। बोथ इंक्स, बोथ इंक कलर्स, या बोथ इंक्स कह लें, बल्कि बोथ इंक्स हैव डिफरेंट एफिनिटी, डिफरेंट affinity for the paper, ठीक है। So they travel different distances. From the ruler shown, note the distance moved by the solvent substances A and B to and set the formula for finding the RF value. RF value क्या होती है? Distance traveled by the solvent, different distance traveled by the ink divided by the distance traveled by the solvent front. अब जो डिस्टेंस एक इंक ने ट्रैवल किया है उसको टोटल सॉल्वेंट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे डिवाइड करेंगे और फिर हम वैल्यूज आरएफ की कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इफ़ प्योर ब्लू डाई वाज नोन टू हैव एन आरएफ वैल्यू ऑफ 0.75, विच ऑफ द टू स्पॉट्स ए और बी कॉरस्पॉन्ड्स टू द डाई। तो मतलब दोनों की वैल्यूज आरएफ की हम कैलकुलेट करेंगे, जिसकी आरएफ की वैल्यू कॉरस्पॉन्ड टू इफ़ प्योर ब्लू डाई वाज नोन टू हैव आरएफ वैल्यू, तो जिसकी आरएफ वैल्यू 0.75 होगी तो वो जो है वो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्योर ब्लू डाई, यानी वो प्योर ब्लू डाई ही होगी उसके अंदर मौजूद, उस मिक्सचर के अंदर। वाई शुड द एक्सपेरिमेंट बी स्टॉप्ड बिफोर द सॉल्वेंट रीचेस द टॉप। क्योंकि हमने जो आरएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो यही फार्मूला भी जैसे हमने बताया कि ऊपर जो है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो इंक या वो सब्सटेंस डिवाइड बाय जो सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो सॉल्वेंट का डिस्टेंस हमने मेजर करना है, तो उसको टॉप पहुंचने से पहले पहले हमने वो पेपर निकाल देना है, सो दैट वी कैन मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट करेक्टली। टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट करेक्टली, which helps to measure RF. RF वैल्यू से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली प्रिंसिपल इसका ये है कि इट इज़ द टेक्निक, बल्कि ये तो हम उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। प्रिंसिपल ये है कि ईच कंपाउंड या कंपोनेंट या कंपाउंड लिख लें, ट्रेवल्स, बल्कि हैज़ डिफरेंट एफिनिटी लिख लें, हैज़ डिफरेंट एफिनिटी फॉर, इसको अच्छा हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अभी बताता हूँ ये क्या है। जो पेपर है उस पेपर को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, वो तो मूव नहीं करता ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी का उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, जो मूव नहीं कर रहा वो स्टेशनरी फेज है। और जो सॉल्वेंट है जो ट्रैवल करके ऊपर जा रहा है उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। तो जो इंक के पार्टिकल्स हैं उनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के लिए डिफरेंट होती है। कुछ जो है मोबाइल फेज के साथ ट्रैवल करके ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस चले जाते हैं, कुछ जो है वो स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके नहीं जा सकते। इसी बेसिस पे हम उनको अलग कर लेते हैं और यही प्रिंसिपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। Once the solvent nears the top of the paper, Fatma removes it and immediately marks the solvent front. Why is it important to mark it immediately? Evaporation से बचने के लिए, ठीक है, to prevent evaporation। तो ये हो गए इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कुछ, और आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इन्हीं 2 एक्सपेरिमेंट्स तक रखते हैं। अगली वीडियो
कल सुबह, या मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि वीडियो करूँ या एक लाइव स्ट्रीम ही कर लूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे जैसे आप बताएंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह कल कर लेंगे। और इससे पहले मैंने जो मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, वो मैंने सॉल्व कर दिया है और आपके सामने स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है, और इस पे आप क्लिक करके उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।